अच्छा, गेस्ट पेपर का कह रही हैं जी, पॉलिटिकल साइंस का। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज आस्क्ड बट आई नेवर प्रिपेयर्ड अ गेस्ट पेपर एज सच। गेस्ट पेपर तो मैंने नहीं बनाया एज सच, लेकिन आई कैन रिकमेंड यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? कैन यू हेयर मी? यस यस यस, टुडे इज लास्ट क्लास जी, आज की लास्ट क्लास है। अच्छा, आई विल गिव यू सम टॉपिक्स जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं ऑब्वियसली। ऐसा गेस्ट पेपर शायद ना हो, और लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी मैं ज़रूर आपको दूंगा डिस्कशन। इनफैक्ट हमने जो पढ़े हैं टॉपिक्स, दे आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन्हीं में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। यस, प्लीज मरियम पूछिए, रिक्वेस्ट कीजिए। जी, मैं हमारा भी डिस्कस करने लगा हूं, अभी उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, नो आइडिया जी, पीएमएस का रिजल्ट आ जाना है। आई एम सॉरी, एक्चुअली वी वर बिजी समवेयर, मुझे नहीं आइडिया। किसी एक क्वेश्चन की आउटलाइन बना दूं? मरियम, मैं बना दूंगा, व्हाई नॉट। बट एक क्वेश्चन की आउटलाइन बनाने से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक आप लोगों को प्लीज बता भी दूं, पास पेपर्स की एक क्लास होनी है। पास पेपर्स की क्लास होनी है आपके साथ। आई गेस आप लोग अलाउड होंगे उसमें आने के लिए, और उसमें पास जो पेपर्स होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। ताकि मैं पास पेपर इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि उस पर अलग होनी है सॉर्ट ऑफ। वो आपको थोड़ा सा पास पेपर्स की और से ज़्यादा हेल्प भी रहेगी। वो आपको ज़्यादा, जिस तरह करंट अफेयर्स की हुई थी तो उसी तरीके से उस पर। सायरा, डेट आइडिया नहीं है वैसे मुझे। प्रॉब्लली अगले वीक में होनी चाहिए, ज़्यादा लेट होगी नहीं। नेक्स्ट कब है? नेक्स्ट वीक में होगी, मुझे आइडिया है। अच्छा, चैट बड़ी कीजिएगा, चैट बड़ी कीजिएगा। अच्छा, ये अरवा का सवाल, अरवा मैं इसको जरा कर दूं प्लीज। डिड वी कवर द टॉपिक व्हिच पॉलिटिकल सिस्टम इज गुड फॉर पाकिस्तान, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री? अच्छा, एक तो प्लीज बताइएगा मुझे, प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, आर दीज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स और स्टेट्स? जी हमेशा ऐसा ही सेम गवर्नमेंट। इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की टाइप है। पाकिस्तान के लिए कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट बेहतर है, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल? अच्छा, आपने अगर इस तरह का सवाल आता है, वैसे आया वो मेरे ख्याल में नहीं है, पाकिस्तान अफेयर्स में आया था, तो आप बेसिकली लिखेंगे कि आपकी चॉइस है कौन से लिखते हैं आप। मैं प्राइमरली, आपको आइडिया होगा, मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसकी मुझे याद है जब आपने पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल किया था तो मैंने कुछ 2-3 पॉइंट बताए थे कि किस लिए पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट्री बेहतर होता है। ऑल्दो मोस्टली आर्टिकल्स अगर आप रीड करेंगे तो उसके अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को सपोर्ट किया होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम के हक में बहुत कम आर्टिकल्स आपने देखे होंगे। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है स्मॉलर प्रोविंसेस को। इट इज सूटेबल फॉर स्मॉलर प्रोविंसेस, इट इज सूटेबल फॉर डेमोक्रेटिक ग्रोथ इन पाकिस्तान। while presidential system supports the establishment, it supports the dominant Punjab province। तो इसलिए आपको मोस्टली जो आर्टिकल नजर आएंगे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के सपोर्ट नजर आएंगे, क्योंकि स्मॉलर प्रोविंसेस की वॉइस आपको मीडिया में नजर नहीं आती, और प्रो डेमोक्रेसी वॉइसेस भी आपको बहुत कम नजर आती हैं मीडिया के अंदर पब्लिश हुई हुई। तो आपको मोस्टली आर्टिकल जो मिलेंगे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से ही मिलेंगे। बिल्कुल रिस्की नहीं है जुल्फिकार। पॉलिटिकल साइंस में इट्स नॉट अ टची डिबेट। पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर चेक करते हैं एग्जाम, उनके लिए ये कंट्रोवर्शियल डिबेट नहीं है। एज लॉन्ग एज यू राइट विद लॉजिक, विद मेरिट, विद आर्गुमेंट, तो इट इज नॉट अ रिस्की, इट्स नॉट अ ट्रिकी डिबेट इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वो पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स के लिए रिस्की डिबेट नहीं है। आम सोसाइटी में है, यहाँ पे है नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी है। इन पाकिस्तान अफेयर्स यस इट इज, वहां पे हो सकती है, पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, आप करेंगे कैसे? आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिफाइन करेंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को डिफाइन करेंगे। अगर क्वेश्चन चूज करना पड़े बिटवीन पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दोनों में से कौन सा सूटेबल है, आप चूज करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है।
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके फायदे क्या होते हैं और उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। अच्छा, जब आप उसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स लिखेंगे, फिर उन एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स को लिंक करेंगे पाकिस्तान के साथ। फिर आप लिखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वो होता क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसका फायदा क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और उनको लिंक करेंगे पाकिस्तान के साथ। मिसाल छोटी सी देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक एडवांटेज ये होता है दैट जब आपकी एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर इकट्ठी होती है, व्हेन दे आर टुगेदर, फ्यूजन ऑफ पावर होता है पार्लियामेंट्री में, बिकॉज एग्जेक्टिव मेंबर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर में से होते हैं, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग रिलेटिवली आसान हो जाती है, लॉ मेकिंग आसान हो जाती है। जब डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग आसान हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अगर इमरजेंसी डिसीजन करने पड़े तो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर में डेडलॉक के चांसेस नहीं होते। जो एग्जेक्टिव चाहती है वही लेजिस्लेचर अप्रूव कर देती है, तो डिसीजंस स्विफ्ट होते हैं इमरजेंसी केसेस में डिसीजंस। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इमरजेंसीज बहुत आती हैं, पॉलिटिकल इमरजेंसीज, इकोनॉमिक इमरजेंसीज, सिक्योरिटी इमरजेंसीज बहुत ज्यादा आती हैं। तो हमारे लिए इसलिए भी पार्लियामेंट्री सिस्टम सूटेबल है, बिकॉज हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग के लिए जब सडन डिसीजन करने पड़ते हैं तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ पार्लियामेंट की मेजोरिटी जो है पाकिस्तान के अंदर, वही उसी से प्राइम मिनिस्टर बनता है। जिसकी नेशनल असेंबली में मेजोरिटी होगी पार्टी की, उसी का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा प्राइम मिनिस्टर, और कैबिनेट भी मोस्टली उसी की होगी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर एक लॉ पास करना चाह रहे हैं तो उनकी ऑलरेडी नेशनल असेंबली में मेजोरिटी है, वो बजट प्रेजेंट करेंगे, वो लॉ प्रेजेंट करेंगे और यहां से आसानी से पास हो जाएगा। उसकी मुखालिफत के चांस कम होते हैं, या मुखालिफत हो ही नहीं सकती, अगर हो भी फिर भी पास हो जाता है, बिकॉज मेजोरिटी जो है वो एग्जीक्यूटिव के साथ होती है। तो इसलिए हमारे जैसे मुल्कों में अर्जेंट डिसीजन मेकिंग जब करनी पड़ती है तो दैट रियली इज हेल्पफुल इन दैट। अच्छा, ज़ारा का सवाल, अगर प्रेसिडेंट के पास पावर हो तो ज्यादा आसान नहीं है डिसीजन मेकिंग, एक बंदे के पास पावर हो। ज़ारा, व्हाट इफ दैट वन पर्सन यूजेस पावर फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट, फिर क्या होगा ज़ारा? एक बंदे को आप ज़रा पावर दे दें, वो डिसीजन तो आसानी करेगा, बट वो बंदा अपनी जात के लिए इस्तेमाल करे, फिर क्या करेंगे? पावर करप्ट्स and absolute power corrupts absolutely. That's the dilemma. इसलिए आप पेंशन सिस्टम में आप पावर दे तो सकते हैं एक बंदे को, डिसीजन ज्यादा स्विफ्ट हो जाएगा, बट दैट विल लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म, दैट वुड लीड टू वन मैन डिक्टेटरशिप, एंड दैट इज लाइकली टू करप्ट हिम। डिसेबल। वाई आई सपोर्ट ट्रंप जी, उसकी वजह यह है कि अमेरिका के लिए अमेरिकन डायनामिक्स ऐसे हैं, वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम सूट करता है। वहां पे अमेरिकन सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंशियल, हमारा कल्चर डिफरेंट है जी। एग्जैक्टली जी, मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को सपोर्ट कर रहा हूं। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो आप पॉइंट लिखते जाएंगे और उसको पाकिस्तान से रिलेट करते जाएंगे। डिड यू गेट दिस पॉइंट? सो ये बेसिक पॉइंट है जी। अच्छा, व्हाट आई वुड लाइक इज, मैं डिफरेंट, आज मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको डिफरेंट तरीके से चीजें करा लूं, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जो सेक्शन 1 है पेपर 1 का, इसके अंदर जो डिफरेंट थिंकर्स हैं, वेस्टर्न और मुस्लिम, आप लोग प्रेसिडेंशियल के लिए करना चाह रहे हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा, प्लीज, मैं तो सिर्फ अपना जाती राय बता रहा हूं। अगर आप प्रेसिडेंशियल को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसके पॉइंट्स आपके पास बने हुए हैं, तो आप कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है आप किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैं तो आपको जस्ट अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप पार्लियामेंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल को सपोर्ट कर रहे हैं। देयर आर पॉइंट्स इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री और देयर आर पॉइंट्स इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंशियल, दोनों के हक में पॉइंट्स हैं। आप फेल तब होंगे जब आप अपने पॉइंट्स के हक में इमोशनल तकरीर करेंगे, लॉजिक नहीं देंगे, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आप पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर से आप लॉजिक कंस्ट्रक्ट करें, आप एग्जाम्पल दें पाकिस्तान से,
और फिर आप उसको लेकर चलेंगे। और मैंने जैसा आपको कहा, आप पार्लियामेंट्री के मेरिट्स, प्रेसिडेंशियल के मेरिट्स, पार्लियामेंट्री के डीमेरिट्स, प्रेसिडेंशियल के डीमेरिट्स, और फिर कंक्लूसिवली आर्गुमेंट करें कि क्योंकि प्रेसिडेंशियल के फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि डीमेरिट्स कम हैं, मेरिट्स ज्यादा हैं, तो आप उसको लिख लें, जैसे ही आपको बेहतर लगता है आप लिखें, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे करिएगा आप बना। सिर्फ ये नहीं बताना कि प्रेसिडेंशियल सूटेबल है, ये भी बताना है कि पार्लियामेंट्री क्यों सूटेबल नहीं है। या अगर आप उल्टा जाना चाह रहे हैं, आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बेहतर है, बल्कि ये भी बताना है कि प्रेसिडेंशियल क्यों सूटेबल नहीं है। जो एक को सपोर्ट करना है तो दूसरे को निगेट भी करना है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा प्लीज। रिलेट पार्लियामेंट्री सिस्टम टू मेकिंग ऑफ न्यू प्रोविंसेस, इट इज नॉट रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ न्यू प्रोविंसेस। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेकिंग ऑफ न्यू प्रोविंसेस से लिंक नहीं है, उसका लिंक होता है फेडरेशन से। हाउ मच ग्रामर इज इंपॉर्टेंट इन ऑप्शनल एग्जाम्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ऑप्शनल पेपर्स ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट जो पॉलिटिकल साइंस है, द ग्रामर डज नॉट मैटर मच एज लॉन्ग एज द ग्रामर, द मिस यूज ऑफ ग्रामर डज नॉट गिव अ रॉन्ग मीनिंग। आपके सेंटेंस का मीनिंग समझ आना चाहिए, इतनी ग्रामर काफी है। सब माइनर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चल जाती हैं यहां पे। मैं अपने पॉइंट पे जाना चाह रहा हूं जी, मैं आपको ताकि सेक्शन वाइज लेकर चलूं आपके सारे सवालों के ऊपर, फिर बाद में जाऊंगा। आई वुड गिव यू एटलीस्ट 45 मिनट्स इन द लास्ट, आपके सारे सवालों के जवाब में दूंगा, बट गिव मी 30-40 मिनट्स ऑन मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं उसको जरा गौर कीजिएगा। सेक्शन 1 जो पेपर का है, जिसमें वेस्टर्न और मुस्लिम थिंकर्स हैं, उसमें हमने कुछ वेस्टर्न थिंकर्स किए हैं, मुस्लिम थिंकर्स भी कुछ किए हैं। वेस्टर्न थिंकर्स में हमने किया है प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। मुझे बताइएगा जो हमने किए हैं। फिर उसके बाद हमने किया है, उसके बाद बेंथम, कार्ल मार्क्स। ऐसा ही है? अच्छा, यू हैव टू डू ऑल ऑफ देम, आपको ये सारे करने हैं। फॉर अ सेफर साइड यू कैन ऐड 2 मोर, यू कैन ऐड मॉन्टेस्क एंड यू कैन ऐड हेगल। जुल्फिकार, आप लोग कैसे लिखा दूं? आप लोग पढ़े लिखे यार, मुझे ना थकाओ प्लीज। ये पढ़ाए हुए हैं मैंने, सारे बोर्ड भी लिखे हुए हैं सारे के सारे। प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, कार्ल मार्क्स। अच्छा, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, बेंथम को छोड़ के बाकी सारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बेंथम इज नॉट अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ऑल अदर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड कैटेगरी में आप बेंथम को ऐड कर सकते हैं, मॉन्टेस को ऐड कर सकते हैं, और साथ में आपने हेगल। इनके अलावा करने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन उनकी बेसिक आइडिया देख लीजिएगा। जैसे आप लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो थोड़ा सा जेएस मिल का कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी थोड़ा सा देख लें। यू कैन सी अ बिट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल का। बट किताब के नाम देख लें, बाकियों के किताबों के नाम आपको आ जाना चाहिए, बाकी उससे जरूरत नहीं है आपको करने की। प्लेटो, जैसे फुकुयामा की किताब है, वो देख लीजिएगा। ये 1-2 किताबें देख लीजिएगा उनकी, बाकी और पढ़ नहीं है। अच्छा, यहां पे याद रखिएगा, जो मॉन्टेस्क है उसकी थ्योरी सेपरेशन ऑफ पावर्स की है। मॉन्टेस्क फ्रेंच राइटर जो हैं, उनकी जो थ्योरी है वो है अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स। और जो मॉन्टेस्क की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ही वाज अ फ्रेंच राइटर, बट इनकी जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी है, दैट इज लिंक्ड विद, उसको समझने के लिए आपको अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को देखना है। अच्छा, यस, ट्रू। तो यूएस सिस्टम में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स किया था उसका यूएस के अंदर, ये टॉपिक पढ़ा था हमने अलग से करके। ओके, नहीं किया था। अच्छा,
मैंने आपको, मैं छोटा सा बता दूं, मैंने आपको पावर्स पढ़ाई हैं। डिड आई टीच यू द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, कांग्रेस? ओके, वो जो पावर्स पढ़ाई हैं उसी में से डिराइव करना होता है। लेट मी एक्सप्लेन ओवर हियर, मैं शॉर्ट सा आपको बता देता हूं, बट जो पावर्स पढ़ाई हैं उन्हीं पावर्स को हमने करना है। 3 इंस्टीट्यूशंस हैं मेनली, कांग्रेस, प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और तीसरी है जुडिशरी। मॉन्टेस्क का आइडिया बता रहा हूं, मेन आइडिया सुनिएगा। मॉन्टेस्क वाज एन 18th century पॉलिटिकल थिंकर, फ्रांस से। अगर आपको थोड़ा सा रूसो याद हो, रूसो के जमाने में किंग लुई जो थे, उनकी डायनेस्टी रूल कर रही थी। मुझे याद है मैंने रूसो जब पढ़ा था, बड़ी पुरानी बात हो गई है, बट स्टिल इफ यू कुड रिकॉल, रूसो की थ्योरी का मेन मकसद यह था दैट किंग्स वर टू ऑटोक्रेटिक एंड दे वर टू ब्रूटल एंड दे यूज टू डिक्टेट द पीपल। मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि जो रूलर्स थे, द मोनार्क, they had made an alliance with the landlords and they used to exploit the common public. आपको ये बात याद है वैसे, रूसो वाली बात? Exploitation of ordinary people, the farmers. Yes. अच्छा, and they misuse their power against the workers, against the farmers. तो मॉन्टेस्क का कंक्लूजन ये था, अब ये पॉइंट उसको लिखेंगे आप और फिर बताएंगे। मॉन्टेस्क का आर्गुमेंट ये था कि जिसको हम कहते हैं, इफ ऑल द पावर इज गिवन इन एनी वन इंस्टीट्यूशन, मोनार्क के पास सारी पावर दे दी जाए, किसी एक के पास पावर दे दी जाए, देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लीड्स टू अब्यूज ऑफ पावर। जब पावर सेंट्रलाइज कर दी जाए, पावर कंसंट्रेट कर दी जाए एक हाथ में, it leads to abuse of power. So the solution is the power must be divided in the government की जो authority है, government की जो power है, it must be distributed. It should never be in the hand of one institution. Its concentration will result in abuse. Therefore, it must be a divided power is less likely to be abusive. So उसने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट। Yes, Amna, exactly. So he was the one who said decentralization and distribution of power, horizontal and vertical. Amna, जिसकी तरफ आप कह रही हैं decentralization, that is vertical distribution. But Montesquieu talk about horizontal distribution. Distribution of the governmental authority among more or less equal institutions. आपने को ये पॉइंट समझ आ रहा है जो मैंने कहा है, और बाकियों को भी समझ आ रही है बात? Decentralization is vertical distribution, लेकिन separation of powers is horizontal distribution of power. गवर्नमेंट की अथॉरिटी किसी एक के हाथ में ना हो, बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे साजिद, हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एक का काम है लॉ मेकिंग, एक का काम है लॉ इंप्लीमेंटेशन, एक का काम है लॉ एजुडिकेशन। सो लॉ से रिलेटेड ही है, बट नॉट एवरीथिंग अबाउट द लॉ is in the hands of one person or one institution. It is distributed. So Montesquieu की थ्योरी का फंडामेंटल आर्गुमेंट यही है, फंडामेंटल आर्गुमेंट ये है दैट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो किसी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में ना हो। क्योंकि फ्रांस का एक्सपीरियंस था, क्योंकि यूके का एक्सपीरियंस था
कि जब monarch was the lawmaker, monarch was the law adjudicator, monarch was the law implementer, जब सारी पावर उसके पास थी, they misused this power. जी, exactly, true. So point is, उस अब्यूज से बचने के लिए अगर एक अथॉरिटी लॉ मेकिंग कोई और कर रहा हो, लॉ इंप्लीमेंटेशन कोई और कर रहा हो, लॉ एजुकेशन कोई और कर रहा हो, देन अब्यूज ऑफ पावर से हम बच सकते हैं. दैट वाज द बेसिक सेंस ऑफ मॉन्टेस्क. सो इसको हम कहते हैं, मॉन्टेस्क का बेसिक काम था अथॉरिटी को, मोनार्क की अथॉरिटी को चैलेंज करना और उसकी पावर को हिस्से बखरे कर लेना, डिवाइड कर लेना उसको. दैट वाज द मेन एम. अमेरिका ने वही सिस्टम फॉलो किया. अमेरिकन चूंकि खुद ब्रिटिश मोनार्की के अंदर रहे थे, Americans lived under British monarchy and they knew how monarchies have abused the power. And because America के अंदर जो अमेरिकन हिस्ट्री बच्चों ने पढ़ी है, the states feared that उनमें से कोई एक स्टेट डोमिनेट ना कर जाए उनको, कोई एक इंस्टीट्यूशन को डोमिनेट ना कर ले, अब्यूसिव ना हो जाए. They wanted to they wanted to separate the powers among three governmental institutions: legislature, executive, judiciary. There must be three separate institutions combinedly working as a government. ये बेसिकली एक पॉइंट था जी. तो कांग्रेस, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फेडरल जुडिशरी बात हो रही है, फेडरल लेवल पे बात हो रही है. अमेरिका में अब ये सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे होती है, ये मॉन्टेस्क का आइडिया है. बेसिक आइडिया ये था मॉन्टेस्क का. बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बट दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इट. लेकिन सेपरेशन तो है. कांग्रेस ने अलग काम, प्रेसिडेंट ने अलग, जुडिशरी ने अलग. सेपरेशन ऑफ पावर्स तो है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि जो सेपरेशन के बाद फियर ये है कि जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस अगर अपनी अलग से पावर्स रखती है, लेजिस्लेटिव पावर्स रखती है, व्हाट इफ it misuses even its own power, and maybe using its own legislative power it start encroaching in the powers of the president. What if judiciary in adjudication misuses its power and encroach upon the powers of the president and Congress? What if instead of working in their separate domains they start intervening in each other's affairs? What if they stretch their powers unilaterally? फिर क्या करेंगे? Then the system of checks and balances has been introduced in the US system. So the purpose of checks and balances to ensure that separation works in an ideal form. Checks and balance का basic मकसद है that legislative Congress sticks to the legislative power, President sticks to executive powers, and judiciary sticks to its judicial functions. So checks and balance is meant to limit their powers to their respective fields. That's the basic aim of checks and balances. So क्या checks हैं? कांग्रेस क्या check रखती है president के ऊपर? कांग्रेस can impeach the president. Impeachment कर सकती है कांग्रेस president की. कांग्रेस president और vice president को elect कर सकती है. कांग्रेस कैसे elect करती है? In case electoral college cannot elect the president. अगर इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का, जो पिछले दिनों हुआ 2 दिन पहले, अगर इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्ट ना कर सके, देन द कांग्रेस के अंदर से लोअर हाउस विल इलेक्ट द प्रेसिडेंट, अपर हाउस विल इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट. तो वो इलेक्ट कर सकती है उसको. कांग्रेस कैन इम्पीच प्रेसिडेंट को भी, इट कैन इम्पीच कैबिनेट एज वेल. It can impeach the cabinet too. It can impeach any other executive officials. Impeachment president की भी, vice president की भी और cabinet की भी कर सकते हैं. Similarly, Congress approves all the appointments made by the president. जिसको हम कहते हैं confirmation. President जितनी अपॉइंटमेंट करेगा तो कांग्रेस के अंदर से सेनेट कंफर्म करता है. मैं कांग्रेस कह रहा हूं, बट कांग्रेस के अंदर से सेनेट कंफर्म्स ऑल द अपॉइंटमेंट्स. सिमिलरली रेटिफिकेशंस.
All the treaties signed by the president must be ratified by Senate. Senate ratify भी करता है तमाम वो treaties, agreements जो कि present करता है. Appointment के लिए लफ्ज़ यूज करेंगे confirm और treaty के लिए लफ्ज़ यूज करेंगे ratification. So this is how Congress keeps a check on the president. President क्या check रखता है Congress के ऊपर? What is president's check on Congress? Veto power. वो वीटो कर सकता है प्रेसिडेंट कांग्रेस की. He can give an address to the Congress. वो कांग्रेस से खिताब कर सकता है हर उसके ऊपर. He can summon the session. Usually president summon नहीं करता, but he can call their sessions as well in emergency times. वो बना सकता है, उनका emergency session भी बुला सकता है. So he has, और फिर कांग्रेस जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो कांग्रेस की इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स को डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करता है. कांग्रेस की इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं, कैसे बनेंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी हल्के उनके कैसे बनेंगे, ये काम करता है प्रेसिडेंट. उसके लिए एक टर्म मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो, उसको हम कहते हैं जेरीमैंडरिंग. Gerrymandering is the power of the president to demarcate electoral boundaries, electoral districts on the basis of his political choice. अब एक और भी है जी, president always proposes budget. अमेरिका में बजट हमेशा प्रेसिडेंट ही प्रपोज करेगा. प्रपोज, अप्रूवल देगी कांग्रेस, but Congress cannot start its own budget. It has to approve or disapprove the budget presented by the president. वो भी power है इसकी. And president can also initiate law. वो law introduce करवा सकता है कांग्रेस के अंदर. This is also his power. Through vice president करता है या through his party members करता है, but the president has the power to appoint. ये पावर है अमेरिका के प्रेसिडेंट की कांग्रेस के हवाले से. व्हाट इज अमेरिकन प्रेसिडेंट्स चेक ऑन जुडिशरी? जुडिशरी पे क्या चेक है? यहां पे पॉइंट आएगा दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस ऑफ फेडरल जुडिशरी. वो फेडरल जुडिशरी के जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है. और प्रेसिडेंट आल्सो हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन. जुडिशरी अगर किसी को पनिश करे तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन टू समबडी. पिछले दिनों दिया था उसने एक एडवाइजर को, फ्लिन था शायद, जिसको उन्होंने पार्डन भी दिया. यस, फ्लिन को. सो प्रेसिडेंट वो, बल्कि मेरे ख्याल में अब वो प्लान कर रहा है कि वो अपने आप को पार्डन कर रहा है. मेरे ख्याल में there are concerns that he might be prosecuted after his retirement. रिटायरमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो उसको प्रोसिक्यूट किया सकता है. तो ही इज ट्राइंग टू गिव हिम अ प्रीएम्प्टिव पार्डन. आई डोंट नो प्रीएम्प्टिव पार्डन का कांसेप्ट होता है कि नहीं होता. अमेरिका में ये डिबेट चल रही है कि क्या लीगल है या नहीं है. तो वो पहले ही अपने आप को पार्डन करने का सोच रहा है. बट कल मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि उसने अगर अपने आप को पार्डन किया तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इसका मतलब है कि वो अपने आप को गिल्टी पहले ही कंसिडर कर रहा है. ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ गिल्टी and therefore he is granting pardon. तो एक concern बन जाएगी. But he has the power to appoint judges and he has also power to grant pardon. जुडिशरी का क्या चेक है प्रेसिडेंट के ऊपर? जुडिशरी के बहुत सारे चेक्स हैं. डॉक्टर आफिया ने रिक्वेस्ट की है, अब प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है. ट्रम्प तो खैर माफ करने वालों में से नहीं है हमेशा उसको, बट स्टिल लेट्स सी. जुडिशरी क्या कंट्रोल रखती है प्रेसिडेंट के ऊपर? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जुडिशरी की प्रेसिडेंट के ऊपर वो है जुडिशियल रिव्यू. एग्जेक्टिव ऑर्डर्स issued by the president can be reviewed by judiciary. They can be declared null and void if they clash with the Constitution of the United States. अगर प्रेसिडेंट का डिसीजन, प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्राडिक्ट कर रहा हो, then judiciary can review that decision of the president.
and then judiciary, Supreme Court Chief Justice presides the impeachment proceedings against the president. जब सेनेट में, लोअर हाउस में नहीं, अपर हाउस में, सेनेट में जब प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट होती है, उस प्रोसीडिंग को प्रिजाइड करता है द चीफ जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट. सो उसकी इंपीचमेंट के अंदर भी जुडिशरी का एक रोल मौजूद होता है. जुडिशरी का कांग्रेस पे क्या है? जुडिशरी का कांग्रेस पे सबसे बड़ा चेक है जुडिशियल रिव्यू. नहीं, सेनेट की इंपीचमेंट नहीं होती, इंपीचमेंट हमेशा पर्सन की होती है. कांग्रेस ने कोई लॉ पास किया, देन दैट लॉ कैन बी रिव्यूड बाय जुडिशरी. जुडिशरी कैन डिक्लेयर दैट लॉ नल एंड वॉइड. वो नल एंड वाइड कर सकती है. इसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. जुडिशियल रिव्यू की पावर मैं पढ़ा चुका हूं आपको. देन जुडिशरी कैन नॉट ओनली रिव्यू द कांग्रेस, जुडिशरी और क्या करती है? इट डजंट डू एनीथिंग एल्स. अच्छा, यूएस के अंदर जो है जी, जो जुडिशरी है वो फेडरल जुडिशरी है. इवन इफ इट्स कन्फेडरेशन, इट इज नॉट अ कन्फेडरेशन. यूएस इज नॉट अ कन्फेडरेशन, इट्स अ फेडरेशन. तो वहां फेडरल जुडिशरी ही कहलाएगी. इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, हमेशा उसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. मेरे ख्याल में यही एक मेन पावर है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड फाइंडिंग इट्स कंपैटिबिलिटी और इनकंपैटिबिलिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन. कांग्रेस का जुडिशरी के ऊपर क्या चेक है? सबसे इंपॉर्टेंट है इंपीचमेंट. कांग्रेस कैन इंपीच द फेडरल जुडिशरी. वो फेडरल जुडिशरी को इंपीच कर सकते हैं, जजेस को इंपीच कर सकते हैं फेडरल कोर्ट के. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द कांग्रेस ओवर जजेस. एंड सेकेंडली द कंफर्मेशन. कांग्रेस कंफर्म्स द अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल जुडिशरी. कांग्रेस के अंदर सेनेट होता है जो जजेस की, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या फेडरल कोर्ट के जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट को कंफर्म करते हैं. सो दिस इज अगेन तो एक चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है जी, जो अमेरिका के अंदर मौजूद है. अगर मॉन्टेस पे सवाल आएगा तो ये सिस्टम नहीं लिखेंगे डिटेल में, बिकॉज ये अमेरिका का है. बट अगर अमेरिका का है तो मॉन्टेस को लिखेंगे. मॉन्टेस पे सवाल आए तो एज एन एग्जाम्पल अमेरिका जस्ट हल्का सा जगह करेंगे. असल चीज लिखेंगे मॉन्टेस के अंदर उसकी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. चैट बड़ी कीजिएगा. ये अरिस्टोटल पे 2 दफा सवाल आया, मैं इसको देख लूं जी. साद, थैंक यू साद, आपका सवाल था. एग्जामिन मॉन्टेस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. व्हाई हैज ही बीन कॉल्ड अरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी? डिस्कस. साद, बड़ा आसान सा आइडिया है. इसका सवाल है 2020 में आया था, आई गेस. मुझे कंफर्म कीजिएगा साद. 2020 में आया था मेरे ख्याल में सवाल, ये 19 में आया था, समवेयर अराउंड दैट. 2020 में. ओह, चैट फिर वो चलेगी दोबारा. अच्छा बस ठीक है, ना लिखिएगा जी, उस चैट पर चली जाएगी सर. अच्छा, एग्जामिन मॉन्टेस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. पहले तो आपने उसकी थ्योरी को लिखना है. उसकी थ्योरी क्या है? यू विल राइट अराउंड फॉर 15 मिनट्स, 15 मार्क्स के लिए आपने उसकी थ्योरी को लिखना. व्हाई इज कॉल्ड अरिस्टोटल ऑफ द 18th सेंचुरी? अच्छा, आप जरा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा. 2 पॉइंट इसमें आपने मेन उठाने हैं साथ. अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने अरिस्टोटल की थ्योरी में उसकी टाइप्स ऑफ स्टेट पढ़ी थी. याद है किसी को? मुझे उसमें से बताएंगे मोनार्की जो है उसकी परवर्जन क्या है, परवर्टेड फॉर्म क्या है? टायरेनी. एग्जैक्टली मीरम साहब. फिर अरिस्टोक्रेसी की क्या है परवर्जन? ऑलिगार्की. गुड. और पॉलिटी की परवर्जन क्या है? डेमोक्रेसी. गुड. और ये पढ़ाने के बाद मैंने आपको एक जुमला लिखवाया था बिल्कुल लास्ट में. मुझे याद है मैंने कहा था कि नन ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिमेन्स परमानेंट, ईच वन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर वन. याद है आपको?
रेवोल्यूशन, एग्जैक्टली, उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। अगला सवाल, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है उसकी? द आइडियल वन, मोनार्की, एंड वर्स्ट वन, नो, टायरेनी। टायरेनी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मुझे याद है जी, मैंने बताया था आपको। सुनिएगा क्यों टायरेनी, ये शायद आपके सवाल से रिलेट करूं। इसका मतलब है, अगर एक बंदे के हाथ में पावर हो, इफ पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन अथॉरिटी एंड ही यूजेस इट फॉर जनरल इंटरेस्ट, इट इज द आइडियल थिंग। बट अरिस्टोटल कहता है, practically this is least practicable, because mostly when power given to one person, then that one person starts using it for personal interest. He is likely to abuse power, and if he abuses power, उससे बुरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई भी नहीं है। ऐसे ही कहा था मैंने, आई रिमेंबर आई सेड दिस थिंग। It is the worst system, tyranny, because he can entirely misuse the powers. तो इसका मतलब ये हुआ, अरिस्टोटल भी उसकी अपनी थ्योरी में tyranny को, जिसके अंदर तमाम पावर्स एक बंदे के हाथ में है, सबसे ज्यादा abusive गवर्नमेंट समझता है। Therefore, he also wants the power to be distributed. उसकी आइडियल फॉर्म तो मोनार्की है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म जो है वो है पॉलिटी, where power is distributed among the people. Yes, exactly मीर हमजा। इसका मतलब ये हुआ, अरिस्टोटल जो है वो भी उसकी जो थी, अच्छा उसने ऐसा क्यों कहा था मीर हमजा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, साथ आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्यों कहा था उसने ऐसा? क्योंकि उस वक्त उसके जमाने में, अरिस्टोटल के जमाने में पावर जो थी, जब प्लेटो ने थ्योरी दी दैट ऑल पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ द फिलोसोफर किंग, ही इज द फिलोसोफर किंग, ही मस्ट बी हैविंग ऑल द पावर्स, तो इसको फियर था दैट ऑल द पावर्स इन वन हैंड आर लाइकली टू बी अब्यूज्ड। क्या मॉन्टेस्क का भी ऐसा ही ख्याल नहीं था? Was it not the same factor that Montesquieu has in his mind? Exactly. This is how आप रिलेट करेंगे जी दोनों को। सॉर्ट ऑफ, डिड यू गेट दिस क्वेश्चन? मैंने इसमें से कोई चीज खुद से नहीं बताई, आई जस्ट told you what we have already studied. उसी में से आपने डिवाइन करनी होती है, चीजें करनी होती। ओके, ग्रेट। हेगल करना है जी। हेगल का आइडिया भी मार्क्स के अंदर जो डायलेक्टिक्स हमने पढ़े थे उसके अंदर मैंने बताया था, बेसिकली हेगल के अंदर आपने मार्क्स की जो डायलेक्टिक्स है, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू स्टडी ऑन दैट। हेगेलियन आइडिया ऑफ स्पिरिट, और स्पिरिट से मतलब है दैट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आप मार्क्स का लेक्चर उठाइएगा, मुझे याद है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, जो जहां पे मार्क्स इकोनॉमिक फाउंडेशन कहता है, उसका थीसिस का एंटी थीसिस, उसी को हेगल कहता है आइडिया एंड एंटी आइडिया। सो इन हेगल दिस इज इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू राइट हिज थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स। एक बुनियादी फर्क, वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस इज दैट his idea is spiritual, because आपको याद हो वो बाय प्रोफेशन कौन था हेगल, मैंने आपको शायद बताया था। what was his background? मुझे पानी तो पिला दें प्लीज। मैंने आपको बताया था जी, he was priest, पादरी था। ये बताई थी बात आपको, आई रिमेंबर दैट। He was a priest, पादरी था। हेगल की थ्योरी नहीं पढ़ी, लेकिन कार्ल मार्क्स की तो पढ़ी थी ना। कार्ल मार्क्स का लेक्चर निकालें जरा अपने पास, अगर आपके पास पेजेस पढ़े हैं आप जरा निकालें, जरा मार्क्स का लेक्चर निकालें, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप में से किसी के पास है कार्ल मार्क्स का, जहां पे डायलेक्टिक्स पढ़ा था, उठाइएगा जरा प्लीज। सुपरस्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहा साजिद, वो तो इकोनॉमिक फाउंडेशन में था। मैंने है
हेगल की जहां पे डायलेक्टिक्स लिखा है आप लोगों ने, वहां पे निकालिएगा, वहां पे हेगल के बारे में मैंने बेसिक आइडिया बताया था। दोबारा बता देता हूं, सुनिएगा दोबारा। इसको मिटा दूं, ये सर्कल कैन आई रिमूव? ओके, सुनिएगा प्लीज। हेगल, चूंकि मार्क्स ने आइडिया लिया था हेगल से, और हेगल पादरी था, प्रीस्ट था, और ऑब्वियसली बात है प्रीस्ट है तो ही वुड बिलीव इन डिवाइन, ही वुड बिलीव इन रिलीजन एंड ऑल दैट। आसान है, अगर आपने मार्क्स पढ़ा तभी आपको डिफरेंस भी आइडिया हो जाएगा दोनों में। हेगल ने कहा दैट जो ह्यूमन हिस्ट्री है, इंसानी तारीख जो है, इट एक्चुअली फ्लोज, इट मूव्स इन अ डायलेक्टिकल फॉर्म। बेसिक आइडिया देखिएगा प्लीज। ह्यूमन हिस्ट्री मूव्स इन डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स क्या होते हैं? व्हाट इज डायलेक्टिक? डायलेक्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है बोली, जुबान, जिसको हम कहते हैं। नाउ डायलेक्टिक इज लिटरली मीनिंग, उर्दू में तर्जुमा करते हैं मुकालमा, टॉक बिटवीन टू पीपल। लहजा का लफ्ज़ कहते हैं, हम तो उसको डायलेक्ट को सहम लेते हैं, बट बेसिकली डायलेक्ट इज टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सॉरी एनीहो। तो डायलेक्टिक मीन्स दो चीजों के दरमियान में जो टॉक। अच्छा, अगर आप देख प्लेटो अरिस्टोटल की जो डिबेट एंड डायलॉग, एग्जैक्टली जब अरिस्टोटल प्लेटो की किताबें थी, रिपब्लिक वगैरह, वो भी डायलॉग फॉर्म में लिखी गई, उनको भी डायलेक्टिक्स कहा जाता है। पिछले दिन एक आर्टिकल मैंने शेयर किया था डायलेक्टिक्स के ऊपर, बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आया था डायलेक्टिक्स के ऊपर, हेगल के ऊपर भी, और उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म, बड़ा अच्छा आर्टिकल था। अगर आप में से किसी ने देखा हो तो वो पढ़िएगा जरूर प्लीज। हेगल के ऊपर क्रिटिसिज्म है, मार्क्स के ऊपर क्रिटिसिज्म है। जी, फेसबुक पे शेयर किया था उस्मान। अच्छा, डायलेक्टिक्स का आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि दो चीजें आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं तो उसको हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। दो चीजों का क्लैश, दो चीजों का इंटरेक्शन, इंटरप्ले, वो उसको हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। अच्छा, नाउ हेगल हु वाज अ प्रीस्ट, पादरी था, उसने कहा, ही सेड दैट गॉड हैज गिवन मैन rationality. God has created man with reason, with wisdom. And people use that wisdom, to develop certain beliefs, certain ideas, certain norms. हम अपने rationality को, अपनी गॉड गिवन कैपेबिलिटीज को यूज करते हैं टू डेवलप सर्टेन आइडिया। हेगल ने कहा दैट एक सोसाइटी के अंदर, इन अ सोसाइटी देयर इज ऑलवेज वन पर्टिकुलर आइडिया दैट डोमिनेट्स द सोसाइटी। आइडिया क्या है? Idea is the belief, the common belief of the people. Belief about social life, belief about political life, belief of this world. इस दुनिया के बारे में, उसके बारे में एक कॉमन बिलीफ है, कॉमन विजन है। This power to hold an idea is given by God. God gifted wisdom को इस्तेमाल करके लोग एक कॉमन बिलीफ रखते हैं। ये बिलीफ तो रिलीजियस नहीं है, बट बिलीफ इज गिवन बाय द गॉड। गॉड गिवन बिलीफ है, गॉड गिवन आइडिया। असल में गॉड ने आइडिया भी नहीं दिया, दिस इज मैन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द गॉड्स आइडिया। इंसान क्या सोचता है उसके बारे में, और वो एक पर्टिकुलर आइडिया डेवलप कर लेता है। हेगल कहता है that human idea
like human beings, is imperfect. It is full of errors. It is imperfect. मैं फिर रिपीट करूं, जो आइडिया है, that is a set of beliefs that people have at a given time. How they develop belief? By God gifted powers. But this idea, this common belief, is fractious, it is imperfect, it is self-contradictory. परफेक्शन नहीं होती. देखिए, हम क्या मॉडर्न जमाने में हम नहीं कहते इंसान खता का पुतला है. Our idea can never be perfect. We can never be perfect human beings. हमारे बिलीव्स, हमारे आइडियाज कभी परफेक्शन में नहीं आ सकते. हम फरिश्ते नहीं होते, हम ऐसे कहते हैं. सर, ओनली गॉड इज परफेक्ट, पीपल आर नॉट. एक इडियोमेटिक फ्रेज भी है, टू एयर इज ह्यूमंस. ऐसा ही है, इंसान को खता का पुतला कहा जाता है. उसके आइडियाज वो जितने भी अच्छे हो जाएं, दे रिमेन आइडियाज, दे आर नेवर परफेक्ट वंस. का हेगल कहता है, दिस आइडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग्स which is imperfect and full of faults and problems, then certain people within a society, they actually, what they do is, they actually over the period of time, वक्त गुजरने के साथ साथ, after decades and centuries, those people who disagree within that idea, who started criticizing that idea, that this is imperfect, this is bad, there are problems in it, and it needs reformation, they develop anti-idea. Anti-idea is actually a critique of an idea. उसकी जिद है, उसकी अपोजिट है. Idea which is imperfect, and that imperfection is highlighted by its critics, who gradually grow in power and they develop an anti-school of thought. They become anti-idea. As a result of this clash between idea and anti-idea, दोनों beliefs बिल्कुल opposite हैं, they are in poles apart, they are contradictory to each other. Their clash results in a synthesis. आपने synthesis पढ़ा हुआ, क्या होता है? What is synthesis? Yes, synthesis is जब दो चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं तो उसको हम synthesis कहते हैं. The product of two things. ऐसा ही होता है. फोटोसिंथेसिस. सर, ये बेटर वाला पॉइंट अभी उठा रहा हूं इसके ऊपर. आइडिया एंड आइडिया रिजल्ट इनटू अ सिंथेसिस. दिस सिंथेसिस इज द गुड ऑफ द आइडिया एंड एंटी आइडिया. इन दोनों की अच्छी चीजों को, पॉजिटिविटीज को मिलाकर सिंथेसिस बनता है. So synthesis is also an idea, but it is better than the previous idea. जो previous idea था या anti idea था, उसकी reformed version है, improved version है. But still, it is better, but it is still not the perfect idea. It is not the perfect spirit. It is still challenged over the period of time by anti-idea. Again, the clash takes place. A new synthesis, a new idea is found. Again, it is this new synthesis or idea is better than the previous one, but it is still not perfect. So at every dialectic, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, गौर से जवाब दीजिएगा, मुझे पता चलेगा आपको समझ आइए कि नहीं. Every new step, ये क्या इंप्रूवमेंट ला रहे हैं या डिग्रेडेशन हो रही है?
Is it improving the idea or it is degrading it? Improvement. Every new thing is better than the old thing. जैसे आप नहीं कहते हर नई नस्ल आपकी नस्ल से बेहतर होती है, मतलब मैं तो यही समझता हूँ, पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं समझते. Every new generation is better than ours. This dialectical process keeps on moving. ये चलता रहेगा, पर इंप्रूवमेंट आती जाएगी इंप्रूवमेंट. This is the infinite process of dialectics. Idea clashes with anti-idea, Mustafa, results in synthesis. Synthesis is a new idea, फिर इसका anti-idea develop होता है, फिर synthesis which is again an idea, फिर anti-idea, it moves on. It's a never ending process. ये चलता रहेगा. कहां तक चलता रहेगा? अब वो प्रीस्ट है, याद रखिएगा, ही इज अ प्रीस्ट. वो कहता है दिस विल एंड ओनली व्हेन परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट बिलीफ इज अचीव्ड. कैपिटल आई से आइडिया, द स्पिरिट, द स्पिरिट मीन्स द आइडिया ऑफ द गॉड. क्योंकि परफेक्शन खुदा के पास है, सिर्फ इंसान परफेक्ट नहीं हो सकते. So the point is, no, not at all. Yes, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, मार्क्स से लिंक करूंगा. पहले मुझे दिस इज एन इन्फिनिट प्रोसेस. दूसरी चीज प्लीज इंपॉर्टेंट, ये मार्च है टुवर्ड्स परफेक्शन, दैट आइडिया गिवन बाय द गॉड हिमसेल्फ. लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री मूव्स इन डायलेक्टिक्स, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन डायलेक्टिक्स. क्लैशेस होंगे, आइडिया होगा, आप अपने आप को परफेक्ट ना समझें, आपका एंटी आइडिया भी होगा, और क्लैश होके फिर रिफॉर्म्स आएंगी, फिर क्लैश, फिर रिफॉर्म्स. इट विल मूव ऑन एंड मूव एंड मूव ऑन. दो सवालों का जवाब दीजिएगा प्लीज. मार्क्स से डिफरेंस करना है, दो सवालों का जवाब दीजिएगा. क्या आइडिया मटेरियल आइडिया है या नॉन मटेरियल है? इज इट मटेरियल थिंग और नॉन मटेरियल थिंग? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज नॉन मटेरियल. कार्ल मार्क्स के नजदीक थीसिस क्या था, मटेरियल या नॉन मटेरियल? पहला मेन डिफरेंस, मार्क्स के नजदीक तो मटेरियल है सारा कुछ, इकोनॉमिक फाउंडेशन एंड ऑल दैट. पहला डिफरेंस. दूसरा, इसका डायलेक्टिक्स, इज इट ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट और इज इट ब्रिंगिंग डिग्रेडेशन? इंप्रूवमेंट लाई जा रहा है. कार्ल मार्क्स के नजदीक every new economic foundation, every new mode of production becomes more exploitative. Every new mode of production, every new dialectics will result in degradation, result in more exploitation of the owners. यहां पे लेनिन की किताब है, कभी एमसीक्यूज में आए तो याद रखिएगा, कैपिटलिज्म द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म. सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म जो है ये मॉडर्न कैपिटलिज्म है. इससे पहले फ्यूडल्स भी थे, इससे पहले एशियाटिक सोसाइटी भी थी, कार्ल मार्क्स ने कहा, लेकिन ये सबसे वर्स्ट किस्म का कैपिटलिज्म जो है, ये सबसे वर्स्ट फॉर्म है. इसका तारीख में हमेशा डिग्रेडेशन होती रही उसके नजदीक. दूसरा डिफरेंस. तीसरा मेन डिफरेंस, कार्ल मार्क्स की डायलेक्टिक्स इन्फिनिट है. ये कितनी डायलेक्टिक्स हैं, हाउ मेनी डायलेक्टिक्स आर देयर, या इन्फिनिट है? 4 हैं. फिनिट है, 4 हैं. और हेगल के इन्फिनिट. दिस इज अ बेसिक आइडिया जी, ये बेसिक हेगल का आइडिया है जी. यस समीर हमजा. फोर्थ में तो वो कहता हम रह रहे हैं, उसके नतीजे में रेवोल्यूशन आएगा, और बाल्शविक ना कहिएगा, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन शुरू में, फिर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन. यस, दैट्स ट्रू सर. इज इट क्लियर जी? रिजर्व इट नहीं, साथ रिवर्स इट. साथ प्लीज करेक्ट कीजिएगा, रिवर्स है ना? क्या साथ साथ
मार्क्स हैज रिजर्व्ड इट। आई डोंट नो यहाँ पे रिजर्व का मतलब क्या है जी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। रिवर्स का लफ्ज़ समझ में आती है। अच्छा, देखिए मार्क्स की थ्योरी का इसको मार्क्स की थ्योरी को क्यों कहते हैं कि उसने इसको हो सकता है सात टाइप को, लेकिन मार्क्स बेसिकली आइडिया ये है, सॉरी आइडिया ये है कि देखिए बड़ा बेसिक पॉइंट है, जरा सुनिएगा आराम से। विद एवरी न्यू स्टेप वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। इसको रिवर्स कर दे साथ तो क्या हो जाएगा, मार्क्स वाला आइडिया, विद एवरी पॉजिटिव वर्ड डिग्रेडेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर सर? वो सर हेगल की बुक का नाम मेरे में नहीं है जिस वक्त, आई कांट गिव यू द नेम, बट आइडिया थ्योरी है उसकी, मुझे बुक का नाम नहीं, अगर किसी को आइडिया तो यहाँ पे लिखते हैं हेगल की बुक का नाम जिसके अंदर है, बट आई कैन शेयर विद यू द नेम। फायजा ने सवाल पूछा था, मैं इसका जवाब दे दूं। सो दिस इज जी, उस पर बात करते हैं। अच्छा, तो कहना चाहता आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद मुस्लिम थिंकर्स पे जाएं। मुस्लिम पे आपने करना है फराबी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चले मुस्लिम में सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर के नाम लिखे अपने पास, मवारदी, खलदून, इकबाल। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। थैंक यू अमना। ओके, मुस्लिम थिंकर में से आप नाम लिखेंगे जी, सबसे इंपॉर्टेंट मवारदी, खलदून, इकबाल। एडिशनली डू फराबी एंड गजाली। गजाली की थ्योरी आपने करनी है मजहर हक की बुक से, मैंने नहीं करवाई हुई आपको, लेकिन मजहर हक की किताब से पढ़ेंगे, आपको मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू वोंट नीड माई थिंग, इट्स सो सिंपल एंड लॉजिकल। मजहर हक की बुक में लिखा हुआ है उसको, मेरी बुक से कर लें, यहां से कर लें, एक ही बात है। अगर आपके पास मजहर हक की किताब है उससे कर लें, मेरी कैसे कर लें? मेरी किताब है तो मेरी किताब से कर लें, आसान है। गजाली एंड फराबी, अमीर हमजा, ये सेकंड चॉइस करिएगा। जो आपको पहली चॉइस बता रहा हूं उनको अपने हर सूरत में करना है, सेकंड चॉइस में आप उसको भी कर लीजिएगा प्लीज। आप रिमशा, ये नामुनासिब बात होगी अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे मैं आपको पेज नंबर भी बता दूं। आई गेस दिस विल बी टू मच ऑफ एन आस्किंग। कोई हिम्मत कर ले प्लीज। अच्छा, कंटेंट में मीर हमजा नहीं लिखा होगा, ये मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं। आप कंटेंट में लिखिएगा इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, वहां पे मुझे हमने एग्जैक्ट नहीं आइडिया मेरी किताब में सेम वर्डिंग है या नहीं है, हम नॉट सो श्योर, देख लीजिएगा। वैसे साफ में मैंने मजहर हक की बुक शेयर की हुई है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है ना स्टेट का, उसके अंदर पॉइंट में उठाएंगे तो लिखा होगा। अच्छा, ये तो वेस्टर्न और मुस्लिम थिंकर की बात होगी। जो उसके बाद वाला सेक्शन है, उसके अंदर हमने जो मेजर कॉन्सेप्ट किए हैं, अगर आपको याद हो स्टेट के ऊपर किया है हमने। जी जी रिमशा, मुझे आइडिया है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट स्टेट में मिल जाएगा आपको। अच्छा, मैंने करा दिया दुनिया नजफ उसमें से, वेस्टर्न थिंकर में से। अच्छा, मैं आ रहा हूं साथ उसी के ऊपर आ रहा हूं बाद में। पेपर 1 के सेक्शन 2 में जब जाएंगे, और पेपर 1 के सेक्शन 2 में जब जाएंगे तो उसके अंदर हम करेंगे, आपने बेसिकली जो डिस्कशन करनी है वो है स्टेट के एवोल्यूशन के ऊपर। उसके बाद आपने करना है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, खासकर जुडिशरी। थैंक यू साजिद फॉर शेयरिंग द पेज नंबर। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, खासकर जुडिशरी आपने लाजमी जारी करनी है। लिबर्टी करना है, पब्लिक ओपिनियन करना है, सॉवरेनिटी की टाइप्स और एट्रीब्यूट्स करने हैं, सॉवरेनिटी के टाइप्स और एट्रीब्यूट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, फैशिज्म, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, फेडरेशन, यूनिटरी और कन्फेडरेशन के साथ कंपैरिजन, और लोकल गवर्नमेंट। ये आपने करने हैं। ये सारा सेकंड पार्ट मजहर हक की बुक से भी है, मेरी किताब में भी है। मेरी किताब से करेंगे तो भी हो जाएगा, मजहर हक से करेंगे तो भी हो जाएगा, जहां से आप करना चाहें। एक दो पॉइंट जो हमने डिस्कस नहीं किए हुए, नहीं सारा नहीं हो गया मरियम, सारा नहीं है। आप अच्छा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टेट,
देन आई सेड गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स, खासकर जुडिशरी वाला सेगमेंट, पब्लिक ओपिनियन, लिबर्टी, सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल, फेडरेशन, यूनिटी, कन्फेडरेशन, पॉलिटिकल पार्टीज और फैशिज्म एंड लोकल गवर्नमेंट। ये आपने हर सूरत में करने हैं, हर सूरत में सारे। उसके बाद 1-2 टॉपिक और भी कर सकते हैं आप, जैसे प्रेशर ग्रुप्स और डेमोक्रेसी। प्रेशर ग्रुप्स, डेमोक्रेसी जो हैं, ये भी आप देख लें, इनको सेकंड चॉइस के तौर पर देख लें। प्रेशर ग्रुप पे नोट आता है, आप जब पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप को तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, आसान है, वो इतनी मुश्किल नहीं है। डेमोक्रेसी भी आसान सी होती है, उतना मुश्किल नहीं है। ये मेन चीज देख लिया। ये हो गया पेपर 1। अब मैं पेपर 2 पे आ रहा हूं, पेपर 2 पे आ रहा हूं। पेपर 1 में ये बेसिकली हो गए सारे। ये 2 मैंने नहीं करवाए हुए, लास्ट 2 मैंने नहीं करवाए मुस्तफा एग्जैक्टली। प्रेशर ग्रुप पे यूजी नोट आता है, और प्रेशर ग्रुप, और दूसरा मैंने कहा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी कराने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। आप में से जिसको सिविल मिलिट्री इलेक्शन मैंने करवाया था कंपल्सरी में, जिस सेक्शन को कराया था, तो मैंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया होगा, उसके अंदर उसकी फॉर्मेशन की बात की होगी, जिनको मैंने करवाया था कंपल्सरी में। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, डेमोक्रेसी डायमेंशंस करवाई थी। जिनको नहीं करवाया नहीं करवाया, लेकिन जिनको करवाया उनकी बात कर रहा हूं मैं। डायरेक्ट सिविल मिलिट्री पे नहीं जाता होता जब मैं लेक्चर देता हूं। आई स्टार्ट विद डिफाइनिंग लिबर्टी, डेमोक्रेसी, उसको लिबर्टी से करके लिंक करके फिर जाते हैं। एनीहाउ, Omar, that's not true. You have to write correct. अच्छा, आगे चलते हैं। तो पेपर 2 के अंदर जब जाते हैं, अच्छा पेपर 2 के अंदर पेपर 2 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं, अब जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। पेपर 2 में आपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल से करना है, सुनिएगा प्लीज। यूके, यूएस, फ्रांस, आपने फोकस करना है इनके ऊपर। यूके, यूएस, फ्रांस। अच्छा, जो टॉपिक मैंने करवाए हैं उनकी एग्जेक्टिव्स और लेजिस्लेचर्स वो आपने करनी है। सुन ले, मैं इनको बता दूं मैंने क्या करना है। आपने यूके, यूएस, फ्रांस की लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव सारी करनी है, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज करनी है यूके और यूएस की, और उसको पॉलिटिकल पार्टीज को थ्योरेटिकली लिंक करना है जो हमने सेक्शन पेपर 1 के अंदर पढ़ी थी। पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपको याद हो, कंजर्वेटिव, लिबरल, फंक्शंस क्या होते हैं उनके, राइट विंग, लेफ्ट विंग की डिबेट, उसके साथ लिंक करना है। और लाजमी लिखना है उन पार्टीज को लिखने से पहले पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, फिर जाना है यूके यूएस के ऊपर। वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ देयर ओरिजिन एंड मोस्टली अबाउट देयर डिफरेंसेस। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में फर्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फर्क है, और मैनिफेस्टो का या बेसिक व्यू का क्या फर्क है, उसमें ज्यादा हाईलाइट करना यूके और यूएस में। फ्रांस से आपने पार्टी सिस्टम नहीं करना, फ्रांस से आपने करना है जुडिशियल स्ट्रक्चर। यस सर, जुडिशरी का रोल साथ कम, जुडिशियल स्ट्रक्चर पे ज्यादा सवाल आता है। रोल भी है बट उसका लिंक जुडिशियल स्ट्रक्चर से बनेगा साथ साथ। आज सर मैंने एक उसकी आउटलाइन बनाई हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। वैसे बड़ा आसान काम है साथ, वहां पे मैं, अगर मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपको यहां स्ट्रक्चर उसका बेसिक आइडिया देता हूं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल का जवाब गौर से दीजिएगा प्लीज। फेडरेशन में और यूनिटी में जुडिशरी का डिफरेंस होता है कि नहीं होता? आंसर दीजिएगा यस और नो।
यस इज द करेक्ट आंसर। नो वालों को पॉलिटिकल साइंस सही समझ नहीं आई। मुझे याद है मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था। फेडरेशन क्या होती है? एक फेडरल गवर्नमेंट और फिर यूनिट गवर्नमेंट्स। ऐसे ही कहा था, ऐसे कहा था। एक फेडरल कोर्ट, फेडरल गवर्नमेंट होती है, जुडिशियल प्रोविंशियल या उस पे होता है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, यही मतलब है। प्लीज करेक्ट कीजिएगा मैं अगर गलत कह रहा हूं। यूनिट गवर्नमेंट का मतलब है यूनिट एग्जेक्टिव, यूनिट लेजिस्लेचर, यूनिट जुडिशरी, यही मतलब है। पाकिस्तान में प्रोविंशियल जुडिशरी होती है। डू यू हैव प्रोविंशियल जुडिशरी? ये बात मैंने आपको बताई थी, ये हमने डिस्कस किया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो याद है। गुड गुड। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर जहां पे यूनिट्स की गवर्नमेंट ही ना हो, जहां यूनिट की गवर्नमेंट ही ना हो, जी यूएस में होती है साथ, मुझे याद है मैंने बताया था आपको। अमेरिका में मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने कहा अमेरिका में फेडरल जुडिशरी अलग है, स्टेट जुडिशरी अलग है। पाकिस्तान फेडरेशन होने के बावजूद हमारी प्रोविंशियल जुडिशरी नहीं है, ये बात हमने की थी। यस एग्जैक्टली, उसको स्टेट जुडिशरी कहते हैं। एग्जैक्टली आमना। अच्छा, अब अगला सवाल आपसे, जहां पे यूनिट गवर्नमेंट ही ना हो, या एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे ही ना यूनिट गवर्नमेंट को, तो क्या यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही जुडिशियल स्ट्रक्चर नहीं होगा? विल इट नॉट बी वन जुडिशियल स्ट्रक्चर फॉर एंटायर स्टेट? पहला पॉइंट, फ्रांस इज यूनिटरी, फ्रांस इज यूनिटरी एंड फ्रांस इज यूनिटरी। ये एग्जांपल मैंने लिखवाई हुई आपको, फ्रांस यूनिटरी। तो इसका मतलब है फ्रांस के अंदर जो सेंट्रल जुडिशरी है, दैट्स द सेम स्ट्रक्चर ओवर हियर। पहला पॉइंट, ये याद रहेगी चीज। अच्छा, एक दूसरी चीज भी है, फेडरेशन में लोकल गवर्नमेंट होती है तीसरा टीयर ऑफ गवर्नमेंट। इन फेडरेशंस लोकल गवर्नमेंट इज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी स्टेट में लोकल गवर्नमेंट थर्ड टीयर होगा या सेकंड टीयर होगा? कौन से लेवल पे आएगा? सेकंड पे। पहले पे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी में और सेकंड पे लोकल गवर्नमेंट हो जाएगी। ये फेडरेशन और यूनिटी का इस्तेमाल करना सीखे ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। अच्छा, कमिंग बैक टू जुडिशरी। फ्रांस के अंदर एक बात, पहला फीचर तो ये आ गया कि वहां पे सिंगल स्ट्रक्चर है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नेशनल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक एक यूनिफाइड सेंट्रली कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है। दो किस्म की कोर्ट्स हैं, एक है ऑर्डिनरी कोर्ट्स और दूसरी कहलाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। ऑर्डिनरी कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स पर्टेन टू गवर्नमेंट के लिए अलग से कोर्ट सिस्टम है, पैरेलल। ऑर्डिनरी इंसानों के लिए, आम इंसानों के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, उनके लिए अलग कोर्ट सिस्टम है। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, एक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एक होगा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? वो क्या है, नाम पढ़ लीजिएगा, आसान है, बट ऑर्डिनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के लिए अलग कोर्ट हैं और बाकियों के लिए अलग कोर्ट हैं। यह पढ़ाया हुआ है मैंने आपको।
आप बताइएगा कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फ्रांस? नाइन होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? 1/3 आर अपॉइंटेड बाय 333 ऑफ द मान एग्जैक्टली 1/3 by the president of France. Then 1/3 अभी हम तो 1.3 चले मान लेते हैं 1/3 by the president of the National Assembly and then 1/3 by the president of Senate. तो ये बेसिकली आपने स्ट्रक्चर इस तरह से लिखे हैं. दिस इज हाउ यू विल राइट ऑर्डिनरी कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स. ये बेसिक स्ट्रक्चर है. 3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा. एक यूनिटी स्टेट है उस सेंस में, और बाकी ये 2 पैरेलल स्ट्रक्चर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑर्डिनरी कोर्ट्स. Yes, Ali, agreed. True. Yes, agreed. Answer is yes. तो एनीवे जी, अच्छा ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन लाजमी करिएगा जी. इन पे अगर कंपैरिजन का सवाल है तो कैसे करना है? पहले किसी ने, मैंने कंपैरिजन नहीं बताया था जुडिशरी के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन कैसे करना है. किसी ने मुझे शुरू में कहा था कि हमने कंपैरिजन नहीं बताया था. आसान है यार, वैसे ही करनी है जैसे हाव्स और लॉक को किया था. हाव्स लॉक रूसों को कंपेयर करने का तरीका बताया था, वैसे ही यहां भी यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल यूएस प्रेसिडेंट वर्सेस यूके पीएम, अगर आज कंपेरिजन करना, ठीक है, आप हेडिंग देंगे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस, नीचे लिखें यूएस प्रेसिडेंट. यूएस प्रेसिडेंट जो है उसकी लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे यूके प्राइम मिनिस्टर. यूएस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? डायरेक्ट. अमीर हमजा, आर यू श्योर? शुड वी कॉल हिज इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस? अमीर हमजा उसके बारे में कहते हैं ही इज इनडायरेक्ट इलेक्टेड बट ही इज द डायरेक्ट चॉइस ऑफ द पीपल. डायरेक्ट चॉइस जरूर है बट इलेक्शन का मेथड इनडायरेक्ट है. और यूके में प्राइम मिनिस्टर, उसको इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है. यहां पे यूके प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है? हु इलेक्ट्स द यूके प्राइम मिनिस्टर? उफ, हेरिडिटी. यूके प्राइम मिनिस्टर हेरिडिटी. पार्लियामेंट में कौन करता है? अपर हाउस, लोअर हाउस? लोअर हाउस. यूके में प्राइम मिनिस्टर हेरिडिटी नहीं होता, लोअर हाउस करता है. तो कंट्रास्ट लिख देंगे, फिर नीचे हेडिंग दे दें क्वालिफिकेशंस, नीचे दे दें लेजिस्लेटिव पावर्स, और नीचे उसी तरीके से कंपेयर कर लेंगे. कंपेयर. हेडिंग देंगे लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, नीचे यूके प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, प्रेसिडेंट क्या कहता है. दिस इज हाउ यू विल कंपेयर. किसी में भी कंपेरिजन आ जाए आप ऐसे करेंगे. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में आपने उस पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर जरूर बनाना है. यू मस्ट मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ दैट सिस्टम, दैट पॉलिटिकल सिस्टम. जिनके पास मेरी किताब है उनको पता होगा फ्लो चार्ट डायग्राम. जिनके पास फ्लो चार्ट डायग्राम जो है, जिनके पास मेरी किताब है उसके अंदर बने हुए हैं. ऐसा ही है, हर पॉलिटिकल सिस्टम के साथ बने हुआ. जिनके पास नहीं है कोई इशू नहीं है, आप गूगल में जाएं, लिखें यूके पॉलिटिकल सिस्टम, आपको गूगल इमेजेस में जाएंगे. मैंने गूगल इमेजेस से ही उठा के डाला हुआ है, मैंने खुद से कोई क्रिएशन नहीं की वहां पे जाकर. मेरी ड्राइंग वैसे ही बुरी है, तो आप उसी में से उठाकर ले लीजिएगा प्लीज. आप फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम गूगल इमेजेस में जाएं, अच्छा सा पॉलिटिकल सिस्टम उठाएं जिसमें आपको नेशनल असेंबली नजर आ रही हो, प्रेसिडेंट भी नजर आ रहा हो, गवर्नमेंट भी नजर आ रही हो, आप उसको उठा के, तो स्ट्रक्चर लाजमी बनाना है आपने. और उस स्ट्रक्चर बनाते हुए जिस इदारे पे सवाल आया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लोअर हाउस पे सवाल आया हुआ है, उसको बोल्ड कर दें ताकि आप बता सकें उसका रोल कहां पे है, वो फिट कहां पे होता है. इज इट क्लियर? आपसे गूगल करना है
अगर आपके पास गूगल वो हर पॉलिटिकल सिस्टम का इमेज नहीं है, उसका स्ट्रक्चर नहीं है आपको पता, तो गूगल इमेज से जाके करना है। जिनके पास मेरी किताब है वो तो पढ़ा हुआ है। जवेरिया कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, लेकिन उसमें वही इदारे लिखे होंगे जो हमारे कोर्स में है। अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप गूगल से जाके देख सकते हैं, जो आसान लगे वो कर लें, बट करें जरूर, बनाएं जरूर। दिस विल बी मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? ना ही कर दें, पता तो चले आप सुन रहे हैं। पेपर डिले हो जाएगा। चलो, इस सवाल का मेरे से कोई लेंगे। ओके गुड। अच्छा, जरा जहां पे 1000 बच्चा देगा उसमें से 100 स्टूडेंट एक जैसे हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, 900 तो डिफरेंट होंगे ना। अच्छा, तमाम पॉलिटिकल सिस्टम पे ऐसे ही करना है आपने। अच्छा, अच्छा साथ इस सवाल पर आ रहा हूं, 1 मिनट और कर लूं। इस पेपर में, पेपर 2 के अंदर दो फायदा डिपेंडिंग अपन 2 या 3 एग्जामिनर होते हैं। एनी कमिंग बैक, पेपर 2 में जो सेक्शन 2 है उसमें पूरा फोकस करना है पाकिस्तान के ऊपर। फोकस ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पॉलिटिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है आपने, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इलामा इकबाल, सर सैयद जिन्ना को पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, अमेंडमेंट, पेपर 2 सेक्शन लास्ट जो भी है। अच्छा, उसमें चूंकि डेवलपिंग स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, टर्की है, इंडिया है, चाइना है। अच्छा, अगर मैं आपकी जगह पे हूं, आई वुड प्रेफर क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन देन ऑन पाकिस्तान। आई वुड प्रेफर कि अगर सवाल टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाए, चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाए, आई वुड प्रेफर क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस देन ऑन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। अगर आपको आते हैं तो प्रेफर उस पर कीजिएगा। क्यों? रीजन बताता हूं। पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन कैन बिकम कंट्रोवर्शियल्स। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में से सवाल आते हो तो वो प्रेफर करें। पाकिस्तान पॉलिटिक्स पे कम से कम क्वेश्चन कीजिएगा। ये आपको बात समझ आ रही है मेरी? लेकिन मोस्टली सवाल होंगे पाकिस्तान से रिलेटेड। मोस्टली क्वेश्चन विल बी अबाउट पाकिस्तान। सो अगर आपको दूसरे सवाल आते हैं उनको प्रेफर करें। पाकिस्तान को तैयार आपने सारा करना है, ताकि अगर और ऑप्शन आए तो ठीक, ना आए तो पाकिस्तान से कर सकें। बट कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल उठाएंगे, उसके अंदर नंबर आने के चांसेस ज्यादा हैं। जरा बताइएगा जी, उसने क्या किया था 156 वाले बच्चे ने? जी मुस्तफा, यस वी डिड। सो मेरी चार बड़ी कीजिएगा। अच्छा जी, मेरी है बात, ठीक हो गया, ठीक है। सो अच्छा, एक सवाल है जी, कंक्लूजन में डायग्राम बना दें सिर्फ? नहीं जी, सिर्फ डायग्राम नहीं बनानी है आपने, यू वोंट नीड टू डू दैट, क्योंकि आप डायग्राम जो भी बनाएंगे डायग्राम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। कंक्लूजन में आप डायग्राम बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद भी बना सकते हैं, कंक्लूजन के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज उसको सिर्फ डायग्राम नहीं बनानी, उसको एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, शॉर्ट से। डायग्राम से मतलब स्ट्रक्चर की बात हो रही है जी। काफी है अमीर हमजा, हैं तो हमारे कोर्स में मलेशिया और ईरान भी, बट मलेशिया और ईरान पे एमसीक्यूज तैयार कर लीजिएगा,
ऐसा कभी कभी ईरान पे आ जाता है ICA के ऊपर या गार्डियनशिप काउंसिल के ऊपर नोट वगैरह आ जाता है, बट इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा तैयार नहीं करें, उसमें से MCQs तैयार कर लें। अब आते हैं 7 के सवाल के ऊपर। The American Senate is like the saucer in which the boiling tea of the House is cooled. Elucidate and make reference with the Senate of Pakistan role of. अच्छा, 7 जो पहला सवाल है आपका, वो बेसिकली ये है कि अमेरिका में हाउस जो है वो बेसिकली पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस है और उसकी टर्म 2 साल होती है। अमेरिका में सेनेट की टर्म 6 साल है और वो रिप्रेजेंट करता है, इक्वल सीट्स देते हैं स्टेट को, इक्वल सीट हैं स्टेट के पास। सेनेट लोअर हाउस जो चाहे पास कर ले, लेकिन सेनेट के अंदर कमेटी सिस्टम है, सेनेट उसको प्रोलॉन्ग डिबेट्स करते हैं। सेनेट चूंकि अमेरिका में स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और अमेरिका ऐसी फेडरेशन है जिसमें स्टेट्स आर टू पावरफुल, तो बॉइलिंग saucer in which the boiling tea of the house is cooled means house can become emotional, it can take decisions abruptly based on popular sentiments, लेकिन जो उनका अपर हाउस है वो चूंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो उसकी पावर्स ऐसी हैं, उसके फंक्शंस ऐसे हैं दैट उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है साथ कि इट हैज टू डेलिब्रेट एंड डिबेट एंड कम अप विद अ डिसीजन। सीनियर पॉलिटिशियंस एग्जैक्टली स्टेट रिप्रेजेंटेशंस इस सेंस में बात करनी है अपनी। और कंपेरिजन विद पाकिस्तानी सेनेट सेम एब्सोल्युटली सेम। फर्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ सेनेट क्योंकि पावरलेस है और हमारे यहाँ फेडरेशन में प्रोविंसेस उतने स्ट्रांग नहीं है, तो सेनेट की पावर उस तरह से नहीं है। आजकल पाकिस्तानी मीडिया में सेनेट बड़ा पावरफुल हुआ है, वैसे है नहीं। क्वेश्चन है जी, पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी करंट अफेयर्स की तरह इंट्रो एंड कंक्लूजन करना है? द आंसर इज यस, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। लेकिन ऑब्वियसली दरम्यान में फर्क होता है, हर सेक्शन के क्या पैटर्न्स हैं, क्या चीजें डालनी है, मैंने आपको बताई हुई है सारी। ओके, दूसरा था रोल ऑफ मिलिट्री। साथ उसकी बात कर रहे थे, हमें टर्की के रोल, टर्की के अंदर मिलिट्री का रोल की बात कर रहे थे। अच्छा, टर्की के अंदर रोल ऑफ मिलिट्री पे आपने 2 मेन पॉइंट लिखने हैं, अपने पास नोट करें, लास्ट पॉइंट है। 2 मेन पॉइंट लिखने हैं आपने टर्की के अंदर। 1, द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स जिसमें मार्शल लॉज लगते रहे, कौन कौन से ईयर में मार्शल लॉज लगे, यू हैव टू सी अ बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इट। मार्शल लॉज की हिस्ट्री, डेट, कब सिंस कमाल अतातुर्क 1920 से ऑनवर्ड्स। सेकंड, व्हाई मिलिट्री यूज्ड टू इंटरवीन, हाउ मिलिट्री यूज्ड टू इंटरवीन, व्हाई मिलिट्री यूज्ड टू इंटरवीन। 2 मेन पॉइंट लिखेंगे, 2 मेन सेक्शन। सिमिलर पाकिस्तान की तरह का हाल है, वहां भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती थी, यहां भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती थी, वहां भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते थे, यहां भी पार्लियामेंट के अंदर अयूब खान साहब के जमाने में बैठे थे। सो दोनों में हाउ एंड व्हाई, ये 2 मेन पॉइंट लिखेंगे सॉर्ट ऑफ। लेकिन ये फर्क जरूर दिखेगा, टर्की के अंदर मिलिट्री का रोल ग्रेजुअली कम हुआ है, इट हैज सिग्निफिकेंटली बीन रिड्यूस्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन टर्किश मिलिट्री की और फ्रांस की जुडिशरी की आउटलाइंस मेरे पास पड़ी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यू कैन सी दैट टू। एनीवे जी, थैंक यू सो मच। आई गेस ये मिनिमम, अगर आपके पॉलिटिकल साइंस में मिनिमम अगर आपने थोड़ा बेहतर पढ़ा है, नॉर्मल और बेहतर पढ़ा है, तो एटलीस्ट 130 आने चाहिए आपके। 130 से नीचे आपके मार्क्स कम है। एमसीक्यूज के लिए सोर्स हमारा, मैंने मेरे ख्याल में आपको बुक दी हुई नहीं है, कोई रिकमेंड नहीं की हुई लिंक मेरा। डिडंट आई गिव यू सम लिंक मेरा? आप में से कोई एक मुझे कर दे, मैं शेयर कर दूंगा, बल्कि नहीं, मैं मैम राजिया को दूंगा, वो आपके साथ लिंक शेयर कर देंगी। करंट अफेयर्स का भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, अब मैं पॉलिटिकल साइंस के भी उनको कहूंगा वो शेयर कर लेंगे। जी ऑनलाइन की बात ही कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन ही शेयर करूंगा आपके साथ लिंक, आप उसको करो। ओके, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीएसएस, और जब रिजल्ट आएगा तो जरूर बताइएगा प्लीज। थैंक यू मुस्तफा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बी सेफ, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।